नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जो कि बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, तो पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों बता दें कि उस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आप जानते हैं कि कोलाइडी विलेन या कोलाइडी अवस्था भी आपको पढ़ना है। दोस्तों बता दें कि कोलाइडी विलेन या कोलाइडी अवस्था में सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम, मतलब कि कितने प्रकार के कोलाइडी विलेन होते हैं या कोलाइडी तंत्र कितने प्रकार का होता है, या कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है कि कोलाइडी निकाय कितने तरह का होता है, या फिर कभी कभी जो कोलाइडी निकाय के अंदर के प्रश्न होते हैं उनको आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बेंजोसाल क्या होता है, बेंजोसाल, ठीक है, या एल्कोसाल क्या होता है, एल्कोहाल नहीं एल्कोसाल, ठीक है, एल्कोसाल क्या होता है, या आपसे कहा जाए एक्वासाल क्या होता है, एक्वासाल क्या होता है, या आपसे कहा जाए इमल्सन क्या होता है, इमल्सन या पायस क्या होता है, ठीक है, या आपसे कहा जाए जेल क्या होता है, जेल, ठीक है, क्या होता है। तो आप थोड़ा सा उलझते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि देखिए, कोलाइडी तंत्र, निकाय या अवस्था या विलेन के प्रकार, यानी कोलाइडी विलेन कितने प्रकार का होता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर विलेन के कोई न कोई कंपोनेंट होते हैं, यानी कि अगर आप नॉर्मल वास्तविक विलेन की बात करेंगे तो उसमें एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। विलय हमेशा कम मात्रा में होता है, विलायक हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे अगर आप कहें कि चीनी को पानी में डाल दिया, तो चीनी को पानी में डाल दिया, इसका मतलब कि चीनी कम होगी और पानी ज़्यादा होगा, तो जो कम होता है उसको विलय कहते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको विलायक कहते हैं, यानी सॉल्वेंट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट या सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों बता दें कि उसी तरह से जिस तरह से वास्तविक विलेन में विलय और विलायक नाम का दो घटक होता है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो घटक होते हैं, उसी तरह से कोलाइडी विलेन में भी दो घटक होते हैं। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि परिक्षिप्त अवस्था या प्रावस्था लिखते हैं, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम। अब दोस्तों बता दें कि अगर डिस्पर्स्ड फेज यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और डिस्पर्सन मीडियम अगर दोनों अलग अलग हो जाएं, ठीक है, तो दोनों के अलग अलग मिलने से जो नया कोलाइडी तंत्र बनेगा वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे देखिए, अगर आप कहें कि यहाँ पे डिस्पर्स अवस्था हम दिखा दे रहे हैं, या डिस्पर्स प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स फेज अगर आप यहाँ दिखाएं और परिक्षेपण माध्यम आप यहाँ दिखाएं, तो इन दोनों के मेल से जो कोलाइडी तंत्र बनेगा उसका नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। और अगर ये कोलाइडी तंत्र बन गया तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद देखिए परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतः क्रियाओं के आधार पर भी कोलाइडी विलेन अलग अलग तरह का होता है। जैसे देखिए, कुछ होता है द्रव रागी कोलाइड्स, जिसको कहते हैं रिवर्सिबल कोलाइड यानी कि उत्क्रमणीय कोलाइड, और उसी को कहते हैं इमल्सॉइड। जैसा कि आप देखिए, द्रव रागी कोलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो पानी के साथ जल्दी से, मतलब कि पानी के साथ मिलने पर जल्दी से कोलाइडी विलेन बना लेते हैं, ऐसे विलेनों को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव रागी कोलाइड्स, ठीक है, या ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जो पानी में जाने के बाद भी पानी के साथ मिलकर कोई भी कोलाइडी विलेन नहीं बनाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड्स, यानी कि लायोफोबिक कोलाइड्स, और इसी को कहते हैं इरिवर्सिबल कोलाइड, और उसी को कहते हैं सस्पेंसॉइड। तो पहले शुरू करते हैं वीडियो को और देखेंगे कि परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलेन कितने तरह का होता है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोलाइड। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि पदार्थ कितने तरह का होता है। पदार्थ तीन तरह का होता है, यानी पदार्थ तीन तरह का नहीं होता है, पदार्थ की अवस्थाएं तीन तरह की होती है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए, अगर इस ठोस पदार्थ को अगर आप दूसरे ठोस पदार्थ में डाल देंगे तो दूसरे तरह का कोलाइडी विलेन बन जाएगा। अगर इसी ठोस पदार्थ को ठोस में न डालकर अगर आप द्रव में डालें तब दूसरे तरह का कोलाइडी विलेन बनेगा। इसी ठोस पदार्थ को अगर आप ठोस और द्रव में न डाल के गैस में डालें तब तीसरे तरह का कोलाइडी विलेन बनेगा। उसी तरह से यह द्रव है, इस द्रव को सबसे पहले सॉलिड में डालिए तो दूसरे तरह का बनेगा कोलाइडी विलेन, अगर द्रव में डालेंगे तो दूसरे तरह का, और गैस में डालेंगे तो अलग तरीके का। यानी कि इस सॉलिड को सॉलिड, लिक्विड, गैस में डालना है तो तीन अलग तरह के कोलाइडी विलेन बनेंगे। उसी तरह से इस लिक्विड को भी सॉलिड, लिक्विड, गैस में डालना है तो अलग अलग तरीके के कोलाइडी विलेन बनेंगे। उसी तरह से इस गैस को भी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में अगर डालेंगे तो अलग अलग तरह के कोलाइडी विलेन बनेंगे। वही जानना आपको सबसे जरूरी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर सॉलिड को अगर आप गैस में डाल देते हैं, मतलब ठोस को अगर आप गैस में डाल दें, अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए, ठोस को गैस में डाल दें, इसका मतलब
कि गैस ज्यादा होगी, सॉलिड कम होगा। जो कम होता है उसको परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं और जो गैस होता है उसको परिक्षेपण माध्यम कहेंगे, यानी कि परिक्षेपण माध्यम ज्यादा होता है। तो अगर आप ठोस को गैस में डाल दें, अब आप कल्पना करिए कि आपके चारों ओर ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि गैस ज्यादा होता है, ठोस कम होता है। तो आप धुआं ले लीजिए, धुआं में देखिए हवा बहुत ज्यादा होती है और कार्बन के जो छोटे छोटे ठोस कण होते हैं वो उस धुएं में या वायु में फैले होते हैं। जब कार्बन के ठोस कण वायु या गैस में फैल जाएंगे तो वो काला काला धुआं जैसा हो जाता है, उसी को हम लोग धुआं कहते हैं। तो यह क्या है, ये क्या कहलाएगा, एरोसॉल कहलाएगा। एरोसॉल यानी इस एरोसॉल को समझिए। अगर आपसे पूछा गया एरोसॉल क्या है तो आप देखिए ट्रिक क्या समझेंगे। एरोसॉल, साल मतलब हो गया सॉलिड 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 और एरो मतलब हो गया एयर एयर। सॉल मतलब हो गया सॉलिड, एरो मतलब हो गया एयर। जब सॉलिड एयर में फैल जाए, यानी जब सॉलिड कम हो एयर ज्यादा हो, यानी कि जब सॉलिड परिक्षिप्त अवस्था हो और एयर क्या हो या हवा क्या हो, परिक्षेपण माध्यम हो, तो उन दोनों को मेल से जो नया कोलाइडिक तंत्र बनता है उसको आप क्या कहेंगे, एरोसॉल। ठीक है, आगे आइए। अगर ठोस को आप द्रव में डाल दें, आप कल्पना करिए कि आपके चारों ओर कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ठोस किस में गया हो, द्रव में गया हो। अब आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा गोल्ड साल या सल्फर साल या बेंजोसाल या एक्वा साल या एल्कोसाल, ये सब मिलते हैं। गोल्ड साल का मतलब क्या है, सॉल मतलब हो गया सॉलिड, वो सॉलिड। ठीक है, एक बात समझिए, सॉल क्या होता है। देखिए सॉल एक तरह का कोलाइडी विलयन है। सॉल एक तरह का कोलाइडी विलयन है। कब बनता है, जब यस से सॉलिड यल से लिक्विड में घुला रहता है। यानी यस से सॉलिड यल से लिक्विड जब सॉलिड लिक्विड में घुला हो तब कोई भी कोलाइडी विलयन बनेगा ना, तो उसको आप क्या बोलेंगे, साल बोलेंगे। यानी यहाँ गोल्ड साल, गोल्ड मतलब होता है सोना, सोना मतलब आरम, आरम मतलब एयू। ठीक है, अगर इस एयू या आरम या गोल्ड नामक सॉलिड पदार्थ को, यह गोल्ड सॉलिड पदार्थ को अगर आप पानी में डाल देते हैं, ठीक है, या द्रव में डाल देते हैं, तब जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसे कहेंगे गोल्ड साल। याद रखिएगा, बेंजोसाल यानी इसमें सॉलिड को बेंजीन में डाला गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बेंजोसाल में परिक्षेपण माध्यम कौन है, यानी जो बेंजोसाल है इसमें सॉलिड को किस में डाला गया है, यानी बेंजोसाल में परिक्षेपण माध्यम कौन है, तो बेंजो मतलब बेंजीन। ठीक है, याद रखिएगा कि बेंजोसाल में सॉलिड को बेंजीन में डाला गया है, या बेंजोसाल में परिक्षेपण माध्यम कौन है, तो बेंजीन है। एल्कोसाल में परिक्षेपण माध्यम कौन है, एल्को मतलब एल्कोहल है, याद रखिएगा। एक्वा साल, एक्वा मतलब होता है पानी, साल मतलब होता है सॉलिड जब लिक्विड में घुला हो, यानी कि एक्वा साल में परिक्षेपण माध्यम कौन रहेगा, एक्वा मतलब पानी। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें भी सॉलिड को लिक्विड में डालकर कोलाइडी विलयन बनाया गया है। एक्वा साल क्या है, तो यह किसी कोलाइडी विलयन का नाम है और उस कोलाइडी विलयन में क्या है, सॉलिड को एक्वा में डाला गया है और इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोसाल। याद रखिएगा, ये सारी चीजें कहीं न कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये आपके एनसीईआरटी से ही निकाला गया है, यानी आपके एनसीईआरटी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ ही यह वीडियो बीएससी स्टूडेंट के लिए और केमिस्ट्री आप जहां कहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक्वा साल में क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, पानी, या हाइड्रोसाल में क्या हो गया, हाइड्रो मतलब भी होता है पानी, यानी हाइड्रोसाल में परिक्षेपण माध्यम कौन है, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी है। सॉरी, आगे देखिए, अब आता है ये सॉलिड को जब आप डाल दिए लिक्विड में, यानी कि जब ठोस कम हो पानी ज्यादा हो और दोनों को मिला दिया गया हो, और तब जो कोलाइडी विलयन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, जैसे गोल्ड साल, सल्फर साल, एक्वा साल, हाइड्रोसाल, बेंजोसाल आदि। ठीक है, आगे देखिए, जब ठोस को ठोस में डाला जाए, यानी कि जब एक ठोस पदार्थ दूसरी ठोस पदार्थ में मिला दिया जाए और तब कोई कोलाइडी विलयन बन रहा हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड साल। जैसे अगर इसका एग्जांपल आपको चाहिए तो मिश्र धातु, जैसे आप जानते हैं जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ठीक है, पीतल, कांसा, रोल्ड गोल्ड, ठीक है, ये सभी क्या है, रोल्ड गोल्ड क्या है, ये सब मिश्र धातुएं हैं। मिश्र धातु का मतलब होता है कि जब एक धातु को दूसरी धातु के साथ मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, जैसे देखिए कांसा, कांसा इसको ब्रांज कहते हैं। कांसा, का मने कॉपर, सामने यसन, का मने कॉपर, यसन, यसन मतलब स्टेनम या टिन। कॉपर को जब टिन के साथ मिला दिया जाए, ठीक है, 80% और 20% के रेशियो में, तब एक नई मिश्र धातु बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांसा। पीतल, अगर पीतल चाहिए तो पीतल, इसको ब्रास कहते हैं। पीतल मतलब होता है कॉपर और जिंक। ठीक है, जिंक मतलब जस्ता, कॉपर मतलब तांबा। 80% तांबे को 20% जिंक के साथ मिला दें तो क्या बनेगा, जो बनेगा उसको कहेंगे मिश्र धातु।
एलॉय कहते हैं, और एलॉय का नाम क्या होगा, पीतल, और पीतल क्या है, एक तरह की मिश्र धातु है, और वो कोलाइडी विलेन है जिसमें दो धातुओं को आपस में एक निश्चित रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा इतना। ठीक है, आगे ये देखते हैं और भी तरह के कोलाइडी विलेन होते हैं क्या, तो होते हैं, और कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। देखिए अब लिक्विड को, पहले सॉलिड को सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में डाल दिया, अब लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड को किस में डालेंगे, सॉलिड में। ठीक उसी तरह से जैसे समझाएं ऊपर उसी तरह से बताना है और उसी तरह से आपको मिलाना भी है। देखिए जब लिक्विड को सॉलिड में मिला दें, यानी लिक्विड कम हो सॉलिड ज्यादा हो, अब आप देखिए उसको जेल कहेंगे। पनीर आप देखे होंगे, पनीर में क्या होता है, दबाएंगे तो पानी छोड़ेगा, यानी पनीर ठोस होता है, लेकिन जब उसको दबाएंगे तो उसके बीच बीच में कहीं कहीं पानी होता है, इसका मतलब ठोस ज्यादा है, कहीं कहीं द्रव की बूंदें या पानी जमा हुआ है। ऐसे कंपोजिशन को या ऐसे कोलाइडी विलेन को आप क्या कहेंगे, जेल कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, पनीर है, जेली है। ठीक है, मुरब्बा भी कह सकते हैं। देखिए एक लिक्विड को जब दूसरे लिक्विड में मिलाते हैं, ठीक ना, तब जो कोलाइडी विलेन बनता है उसे क्या कहेंगे, पायस कहेंगे या इमल्सन कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसका उदाहरण क्या है, क्रीम है, दूध है। ठीक है, या इसका ये जो दूध वाला एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि इमल्सन का उदाहरण इनमें से कौन है। ठीक है, तो दूध को खोजिएगा। आगे देखिए सॉरी, जब एक लिक्विड को दूसरे गैस में मिला दिया जाए, यानी लिक्विड कम हो गैस ज्यादा हो। अब आप अपने चारों ओर इमेजिन करिए कि कौन सी चीज ऐसी है जिसमें लिक्विड कम हो गैस ज्यादा हो। तो देखिए लिक्विड कम हो गैस ज्यादा हो, अब आप देखिए उस कंपोजिशन को क्या कहेंगे, लिक्विड एरोसॉल। लिक्विड एरोसॉल यानी कि द्रव एरोसॉल, द्रव एरोसॉल। कुहरा को समझिए, कुहरा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कुहरा क्या है, कुहरा में, कुहरा गिरता नहीं है, कुहरा उड़ता है, और ओस गिरती है। जो गिरती होगी वो भारी होगी, भारी मतलब उसमें पानी ज्यादा होगा। देखिए ओस गिरती है, ओस जमीन पे गिरती है, ऊपर से गिरती है, नीचे जमीन पर आके टिकती है, यानी पानी हवा में मिक्स होती है, लेकिन हवा कम पानी ज्यादा होता है। पानी ज्यादा होने की वजह से वो भारी होती है और नीचे आके गिरती है, हवा उसको उड़ा नहीं पाती है। यानी कुहरा जो है उसमें पानी ज्यादा है और हवा कम है, यानी हवा कम है, हवा कम है, पानी ज्यादा है, हवा कम है, पानी ज्यादा है, यानी हवा डिस्पर्स्ड फेज है, यानी कि परिक्षिप्त अवस्था है, और पानी क्या है, ज्यादा है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ओस, ओस। ठीक है, याद रखिएगा, ओस कुहरा ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए कुहरा क्या है, उड़ता है, यानी कुहरा में पानी कम होता है, हवा उसको उड़ा ले जाती है, यानी पानी कम होगा, डिस्पर्स फेज कौन होगा, वाटर होगा या लिक्विड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम यानी प्रक्षेपण माध्यम हवा होगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, द्रव एरोसॉल यानी कि कुहरा। अब देखिए गैस सॉलिड में घुल जाए एक बार, फिर गैस लिक्विड में घुले, फिर गैस गैस में घुले। तो गैस जब सॉलिड में घुसे, यानी कि आप देखेंगे फोम, सोफा जब बैठते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है, और जब आप उठते हैं तो हवा वो खींच लेता है। यानी फोम मतलब होता है सोखता, सोखता मतलब ठोस होता है, उसमें ठोस ज्यादा होता है, गैस कहीं कहीं जमी होती है या फंसी होती है, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन से फोम बनता है, और फोम एक तरह का कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोलाइडी विलेन है। ठीक है, जिसका उदाहरण फोम, गद्दा, सोफा आदि है। ठीक है, गैस को लिक्विड में डाल दीजिए, जब गैस को लिक्विड में डालेंगे तो ओस बन जाएगी, ओस आपको मालूम हो गया क्या होती है। ठीक है, आगे देखिए गैस दूसरे गैस में मिल जाए तो वायु बनेगा या हवा का मिश्रण होगा, जिसका एग्जाम्पल वायु होगा। ठीक है तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक नजर फिर से देख लीजिए, द्रव रागी कोलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको पानी में डालिए और पानी में जाते ही वह कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले। ठीक है, ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे आप, द्रव रागी कोलाइड्स यानी कि लायोफिलिक कोलाइड्स। लायो मींस होता है लिक्विड, फिलिक मींस होता है अट्रैक्टिव, मतलब लिक्विड की तरफ अट्रैक्टिव होने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स। इसी का दूसरा नाम है इमल्सॉइड, इसी का दूसरा नाम है रिवर्सिबल कोलाइड। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, तो जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, ईटीसी। आगे देखिए द्रव विरोधी कोलाइड्स, यानी कि ऐसे कोलाइड्स जो पानी में जाने के बाद भी आसानी से या सरलता से, ठीक है, या अधिक से अधिक मात्रा में कोलाइडी विलेन नहीं बनाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड्स या लायोफोबिक कोलाइड्स या इरिवर्सिबल कोलाइड या सस्पेंसॉइड। यानी ये कोलाइडी विलेन नहीं बनाते हैं, सस्पेंशन टाइप का सोल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखिए एक और है, जैसे आप कहीं देख पा रहे होंगे अपने एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम के बुक में, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड या स्थूल आणविक कोलाइड या बृहद आणविक कोलाइड, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं फिर इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक करिएगा, और अगर कुछ बात दिल में चल रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।